तो ये एक्सरसाइज 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। इसको मैं आपके लिए पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए किस तरह से करते हैं। इसमें जो बेसिक चीज होते हैं वो क्लास 9th और 10th के यूज होते हैं, कुछ भी नहीं होता। ध्यान से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास। अगर पहला क्वेश्चन सिर्फ आप ध्यान से देखते हैं तो पहले क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपकी पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें लिखा है इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि इसमें जो वेरिएबल है x वो आपको निकालना है। तो तुम कहोगे सर सबसे पहले हमें क्लास 9th में पढ़ाया गया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बच्चों b की जगह इसमें 1 है, a की जगह b की जगह -5 है, a की जगह 1 है और c की जगह 6 है। तो बच्चों इस इक्वेशन को आप अपने आप से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लीजिएगा। a b c आपको पता पड़ जाएंगे कि a की जगह 1 है, b की जगह -5 है और c की जगह 6 है। तो बच्चों यहाँ से आपका डिस्क्रिमिनेंट निकल करके आ जाएगा विच इज 25 माइनस 24। ठीक है, तो जस्ट वेट बच्चों, उसको -6 कर लीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब सही है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो यहाँ पर c है, c की जगह क्या है, -6 है। c की जगह क्या है, -6 है। तो आपको सबको डिस्क्रिमिनेंट निकालने आता होगा क्योंकि आप लोग क्लास 9 से भी पढ़ के आए हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने ये निकाला। तो ये कितना है बच्चों, 25 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 1। और आपको बताया गया कि डिस्क्रिमिनेंट कभी भी 0 से बढ़ा तो उसका मतलब उस इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब रियल और अलग अलग। अब बच्चों इस इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं। आप फैक्टराइज करके भी रूट्स निकाल सकते हैं, और यदि आपको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम हो तो आप क्या यूज कर सकते हैं, धराचार्य फॉर्मूला, उससे भी यूज करके आप रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपके पास इक्वेशन है क्या, आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको फैक्टराइज तो कर ही सकते हैं। तो बच्चों हम फैक्टर क्या लेते हैं, तो फैक्टर होंगे आपके, बताइए फैक्टर बच्चों हम क्या ले सकते हैं, आप सोच के बताइए। चलिए देखिए बच्चों, 6 1 जा 6, ये बच्चों मैंने इसके फैक्टर ले लिए हैं। और फैक्टर लेने के बाद इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6, इसमें 1 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ गया x प्लस 1 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू हो गई -1 और 6। तो बच्चों आपकी इक्वेशन फैक्टराइज हो गई और आपका आंसर निकल करके आ गया। तो बच्चों ये सारे इक्वेशंस में सॉल्व करने से पहले पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया करिए, उससे आपको नेचर ऑफ रूट्स पता पड़ जाएगा। यदि आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो क्या होगा, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स, उसको सॉल्व नहीं करते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। तो बच्चों ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ते हैं। तो बच्चों अगर आप चाहें तो दूसरे क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए कर सकता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन कैसे करना है बच्चों, वो भी देखिए ध्यान से। ये आपका दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरे क्वेश्चन भी मैं आपको करके दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। तो ये रहा आपका बच्चों दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, 2x स्क्वायर प्लस 6 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। चलिए बच्चों जल्दी से इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के हम लोग चेक कर लेते हैं। तो जस्ट वेट। ये है बच्चों। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक कर लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 6 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, और 36 टू जा कितना होता है, 72 माइनस 8। 72 माइनस 8 बच्चों ये जो भी क्वांटिटी है वो 0 से बड़ी है। इसका मतलब इसके कैसे रूट्स होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो बच्चों आप क्या जानते हैं, 72 माइनस 8 कितना होगा, 64। तो 64 बच्चों 0 से बड़ा है ना, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। अब रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स बच्चों आप कैसे निकालोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फैक्टराइज करना नहीं जानते हो, क्लास 9th में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप धराचार्य फॉर्मूला भी लगा सकते हो। कैसे लगाते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac।
कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना निकल के आया है, 64 अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 2। इसको बच्चों सॉल्व कर लीजिए, तो -6√2 प्लस माइनस ये हो गया 8 अपॉन 4। तो बच्चों एक रूट लेंगे तो वो प्लस साइन के साथ आएगा और दूसरा रूट माइनस साइन के साथ आएगा, तो दोनों रूट्स आपके निकल करके आ गए। तो बच्चों इसी तरीके से आपको सारे चारों की चारों इक्वेशंस में आपको सॉल्व करनी है इक्वेशन। अगर वो सॉल्व हो पाती है, नहीं हो पाती तो आप उसको छोड़ देंगे। अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन, जरा थर्ड क्वेश्चन भी करके चेक कर लीजिए। सब बच्चे थर्ड क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए करके कैसे करना है। तो थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या बताया था, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे आ रहा है, -3। तो -3 कैसे होता है, लेस देन 0। तो बच्चों उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो रियल रूट्स। उसके बाद बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 8। तो बच्चों ये तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज आपको अब समझ में आने लगी होगी। इसके बाद बच्चों जो आगे के क्वेश्चंस हैं उसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स बताना है कि उनका नेचर कैसा है, यानी कि वो रियल और डिस्टिंक्ट है, कि इक्वल और रियल है, कि नॉन रियल है। सिर्फ नेचर आपको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बच्चों इसी तरह से होगा, कुछ नया काम नहीं होगा हर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले हम ए बी सी को चेक कर चुके हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर माइनस 4ac कितना है बच्चों, 16 माइनस 4। 16 माइनस 4 क्या होता है, 12। 12 क्या है, 0 से बड़ा। तो तुम क्या लिख दोगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। सॉल्व नहीं करना बच्चों, सिर्फ नेचर बताना है। तो आप लिख दोगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। चलिए उसके बाद बच्चों हम लोग 6th क्वेश्चन में आ जाते हैं। 6th क्वेश्चन में बच्चों एपी का भी एक कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो एपी बच्चों सीबीएसई बोर्ड में या कोई भी बोर्ड हो, एपी सभी बोर्ड्स में पढ़ाई जाती है, तो आपको एपी का बेसिक आइडिया पहले से होना चाहिए। चलिए तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हमारे पास 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में लिखा है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। और आपको बताया कि ए बी सी क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों क्या होता है, क्यों रिप्रेजेंटेशन होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का। तो कह रहा कि अगर ये इक्वेशन है और एबीसी एपी में है, तो आप बताइए इस रूट्स के नेचर क्या होंगे। तो बच्चों आपको ऑलरेडी सिखाया गया है कि नंबर्स अगर एपी में होते हैं तो एपी का मतलब क्या होता है कि सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड होता है। यानी कि यहां से आ जाता है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। यानी कि अगर नंबर्स एपी में होते हैं तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ये रिलेशन आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमें नेचर ऑफ रूट्स का डिस्कशन करना है, तो हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और a और c की जगह a और c ही है। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया 4b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां तक समझ में आया सबको। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, अगर आपके पास 2b की वैल्यू पता है तो आप 4b स्क्वायर भी निकाल सकते हो, है ना। 4b स्क्वायर कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4b स्क्वायर की वैल्यू। तो 4b स्क्वायर बच्चों किसके इक्वल है, a प्लस सी के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो जल्दी से 4b स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे आप, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac। अब बच्चों उसको सिंप्लीफाई करो, तो हो गया a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac और माइनस 4ac, तो हो जाएगा माइनस 2ac। इसका मतलब बच्चों ये क्या है, यह है a माइनस सी का होल स्क्वायर। क्या है, a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो बच्चों याद रखो, कभी भी आपका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वो क्या है, 0 से बड़ा है। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता है। परफेक्ट स्क्वायर किसी भी नंबर का हो, चाहे -2 का हो, चाहे -3 का हो, चाहे -4 का हो,
परफेक्ट स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो डी आपका क्या है, 0 से बड़ा है, और डी 0 से बड़ा है तो आपके रूट्स कैसे होंगे बच्चों, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो देखा बच्चों क्वेश्चन मैंने किस तरह से किया, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपके मॉड्यूल का फिनिश कर दिया। अब 7th की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7th की तरफ भी हम लोग आ गए हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग आ गए। ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले ax² + 2bx + c = 0। उसमें लिखा है a b c क्या है, रैशनल नंबर्स है और जीपी में भी है। तो बताना है आपको इस इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो बता लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आप सोचना स्टार्ट करिए। सबसे पहले आप कहोगे कि सर ए बी सी अगर जीपी में होते हैं तो हमें क्लास 10th में पढ़ाया जाता है कि एपी में अगर होते हैं तो डिफरेंसेस सेम होते हैं, जीपी में होते हैं तो रेशियो सेम होते हैं। यानी जो b/a का रेशियो होगा वही c/b का रेशियो होगा। यानी यहाँ से आपके पास एक रिलेशन आ जाता है b² = ac। ab का रिलेशन होता है तो आप कहते हैं b = a + c/2 या 2b = a + c। लेकिन अगर जीपी का रिलेशन होता है तो आपको हमेशा यूज करना होता है b² = ac। समझ में आ गया। चलिए देखिए अब ध्यान से, आपके पास इक्वेशन जो भी थी उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² - 4ac। ये बच्चों मैंने डिस्क्रिमिनेंट लिख दिया, b की जगह यहाँ पे 2b था। तो बच्चों ये कितना हो गया, ये हो गया 4b² - 4ac। ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो बच्चों, हम यहाँ पे b² की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ac पुट कर सकते हैं। और जैसे ही ac पुट करेंगे तो आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, = 0 आ जाएगा। और डिस्क्रिमिनेंट = 0 आ रहा है तो मैंने क्या बताया था, आप क्या लिखेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। बोलो भाई समझ में आया। तो बच्चों आपका ये 7th क्वेश्चन भी मैंने फिनिश कर दिया। होपफुली ये सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे आपके पास 7 के बाद है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी आपको क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताना है कि नेचर ऑफ रूट्स यहाँ पर कैसा होगा। तो आप लोग सब रेडी हैं, चलिए। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 8th। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग 8th करने जा रहे हैं, उस पर आपको ध्यान देना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8th के लिए सब बच्चे रेडी हो जाए। ये है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कैसे करते हैं। आपके पास इक्वेशन है, आपके पास जो इक्वेशन है उसको ध्यान से देखिए। आपको उसमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो बच्चों कभी भी आपके पास अगर साइक्लिक फैक्टर हो, साइक्लिक फैक्टर समझते हो, साइक्लिक फैक्टर की ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, इस तरह से साइक्लिक फैक्टर चलने लगे तो आपको ऑब्जर्वेशन देना होता है। क्या ऑब्जर्वेशन देना होता है कि जैसे आपके पास ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में एक रूट आपका ऑब्जर्वेशन से आ जाता है। क्या आ जाता है, जैसे आप इस इक्वेशन में अगर x = 1 पुट करोगे तो x = 1 पुट करते ही देखो आपको क्या मिलेगा, x = 1 जल्दी से सभी लोग पुट करिए और देखिए x = 1 पुट करते ही आपको क्या मिलेगा। तो ये बच्चों हो जाएगा AB - AC + BC - BA + CA - CB। ठीक है, बोलो भाई समझ में आया। तो देखो ध्यान से देखो बच्चों, टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। ध्यान से देखो, ये जो टर्म्स हैं वो क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, यानी कि 0 हो गया। और किसी भी इक्वेशन में जैसे मैंने यहाँ पे x = 1 रखा और ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये क्या है, x = 1 क्या बन गया, इस इक्वेशन का एक रूट बन गया। क्योंकि किसी भी वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं और वो 0 आ जाता है तो वो उस इक्वेशन का रूट बन जाता है। ठीक है, समझ में आई। तो x = 1 क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। अब तुम कहोगे सर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक रूट आपने ऑब्जर्वेशन से निकाल लिया कि x = 1 है, इसका रूट है। तो सर 1 क्या है, ये तो रियल रूट हो गया। लेकिन सर दूसरे रूट्स के बारे में कैसे बताएं, तो हमने कहा दूसरा रूट अभी हम जस्टिफाइड कर देते हैं। हम लोग मान लो कि तुम्हें एक रूट तो पता पड़ गया 1 है, दूसरा रूट हम आपको निकाल के दे देते हैं, उससे आप जस्टिफाई कर लेना। चलिए आप मान लो एक रूट 1 है तो दूसरा रूट मान लो बीटा है, मतलब अल्फा अगर 1 है तो बीटा क्या है, बीटा को बीटा मान लो। तो हमने कहा इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखो। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की जगह 1 है और बीटा की जगह बीटा लिख दो, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसी भी इक्वेशन का क्या होता है पता है, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया c टाइम्स a - b अपॉन a टाइम्स b - c, ये बन गया। अब ध्यान से देखो बच्चों,
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर लिखोगे तो 1 इंटू बीटा कहलाएगा तो बीटा ही, तो आपका क्या निकल के आया है वो CA माइनस CB अपॉन AB माइनस AC। पर ABC क्या है बच्चों, रियल नंबर है। ध्यान से देखो लिखा है ABC रियल नंबर है, तो उनका डिफरेंस भी रियल होगा, डिवीजन भी रियल होगा। यानी बीटा आपका क्या है, एक रियल नंबर है। अल्फा भी आपका क्या है, जो 1 था वो भी एक रियल नंबर है। यानी कि इसके रूट्स क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट भी है। तो तुम लिख सकते हो रियल एंड डिस्टिंक्ट। बोलो भाई समझ में आए, रियल एंड डिस्टिंक्ट। चलिए इक्वल तो हो नहीं सकते बच्चों, क्योंकि अगर बीटा की वैल्यू भी किसी तरह से अगर 1 आ जाती और अल्फा आपका 1 है ही, तो यहाँ पे फिर आप करते रियल एंड इक्वल। लेकिन दोनों रूट्स इक्वल तो है नहीं, एक अल्फा आपका 1 है, दूसरा रूट आपके पास में रियल नंबर है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब हमारे पास बच्चों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग कैसे करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग करना स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय a माइनस बी प्लस सी if ax square plus bx equal to 0 has 1 root 4 minus root 3। तो बच्चों आप ध्यान देना होगा आपको कि कभी भी कोई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसका एक रूट, ध्यान से देखिएगा, अल्फा प्लस आई बीटा हो, तो दूसरा रूट होता है अल्फा माइनस आई बीटा। ये थ्योरी का पॉइंट होता है बच्चों। तो आप कहोगे सर अल्फा प्लस आई बीटा होता क्या है, हमने कहा बेटा ये एक तरह के कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। तो अगर आपके पास कभी भी कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वो आपको अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में नजर आएंगे। तो एक रूट अगर अल्फा प्लस आई बीटा होगा तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा होगा। बात समझ में आई? तो ये बच्चों ऑटोमेटिक हो जाते हैं। फिर से देखना, अब हम दूसरी बात बता रहे हैं। अगर बच्चों आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उस इक्वेशन के रूट्स है, मान लो एक रूट है p प्लस रूट क्यू, तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, p माइनस रूट क्यू। तो बच्चों आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कभी भी इस तरह के रूट्स हो इरेशनल टाइप, जैसे ध्यान से देखो 4 क्या है, रेशनल है, रूट 3 क्या है, इरेशनल है। तो रेशनल माइनस इरेशनल इज इरेशनल। तो कभी भी इरेशनल रूट्स अगर आ जाए, जैसे कि p प्लस रूट क्यू अगर एक है, तो दूसरा ऑटोमेटिक p माइनस रूट क्यू होता है। तो बच्चों ये जो रूट्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। एक अल्फा प्लस आई बीटा होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक अल्फा माइनस आई बीटा होगा। एक p प्लस रूट क्यू होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक p माइनस रूट क्यू होगा। तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि आपके पास जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, आपने क्या देखा, उसका एक रूट। अब ध्यान से देखो बच्चों, आपके पास ये इक्वेशन अब आ गई है, अब आप आजाद हो चुके हैं। आपके पास इस इक्वेशन का एक रूट क्या है, 4 माइनस रूट 3, तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 4 प्लस रूट 3। ठीक है, तो बच्चों आप इसको क्या ट्रीट करोगे, एज अल्फा, इसको क्या ट्रीट करोगे, एज अ बीटा। दोनों रूट्स आ गए। तो बच्चों आप क्या लिख सकते हो, सम ऑफ रूट्स लिखोगे, सम ऑफ रूट्स। देखो सम ऑफ रूट्स लिखो, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए के। तो बच्चों रूट 3 से रूट 3 ध्यान दो, कैंसिल हो गया, 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8 हो गया, यानी 8 इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। यानी बच्चों यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, वो हो गई -8। बोलो भाई समझ में आई? उसके बाद बच्चों अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, वो अल्फा इंटू बीटा होता है, तो बच्चों ये अल्फा की जगह है और ये बीटा की जगह है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो बच्चों अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, तो सी की जगह सी है, ध्यान से देखिए, और ए की जगह ए है। तो बच्चों यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a माइनस बी ए प्लस बी हो गया, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। 4 स्क्वायर होता है 16 और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, तो 16 माइनस 3 कितना हुआ, 13, यानी 13 इज इक्वल टू सी बाय ए। यानी बच्चों यहाँ से सी की वैल्यू आ गई 13। बोलो भाई समझ में आया? अब बच्चों अगर आप समझ गए तो इस तरह के क्वेश्चन अब आप सारे कर सकते हो। अब आपको देखो वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू पे ध्यान दो। आपको इवेल्युएट करना है a प्लस बी प्लस सी अपॉन a माइनस बी प्लस सी। ये बच्चों आपको इवेल्युएट करना है,
ठीक है, चलो इवेल्युएट करते हैं। ए की जगह ए ही लिखे रहने देते हैं। बी की वैल्यू कितनी है -8 है। सी की वैल्यू कितनी है 30 है। बोलो भाई समझ में है? आपने अभी जस्ट निकाली है, ये ए हो गया। ध्यान से देखना बच्चों, आप एक्सप्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट कर रहे हो। एक्सप्रेशन इज a प्लस बी प्लस सी अपॉन a माइनस बी प्लस सी। तो बच्चों b क्या है -8 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +8 है, और c कितना है 13 है। तो बच्चों आप ध्यान से बताओ, 13a प्लस a 14 है, 14a माइनस 8 है कितना होगा 6 है। बोलो भाई समझ में आया? भाई 14 माइनस 8 कितना होता है 6 होता है ना? नहीं बताओ 14 माइनस 8 कितना होता है 6, और 13 प्लस 1 फिर 14, और 14 और 8 कितना हुआ 22 है। तो आंसर कितना आया 6/22, which is equal to 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी कि 3/11। तो बच्चों इस तरह से आपके क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ गया। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। 3/11 इज द राइट आंसर जो आपके मॉड्यूल में गिवन भी है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। सब लोग ध्यान से देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों सेम कॉन्सेप्ट से होगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड के साथ करूंगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या लिखा है कि इसमें लिखा है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स है, एक रूट है 4 प्लस 3i, तो तुम क्या कहोगे दूसरा क्या होगा 4 माइनस 3i। बच्चों ये आई वाला कॉन्सेप्ट आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको अलग से बता देता हूँ कि जो आई होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने आपको लिख के अलग से बता दिया। बाकी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। इसमें जितना यूज था वो मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो बच्चों आपके पास अब ये किसकी तरह ट्रीट करेगा अल्फा की जगह, ये किसकी तरह ट्रीट करेगा बीटा की जगह। तो आप क्या कहोगे सम ऑफ रूट्स। तो बच्चों जल्दी से देखो, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ध्यान से देखो 3i से 3i कैंसिल हो गया, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, 8 इज इक्वल टू -b/a। तो b की वैल्यू कितनी हो गई -8a। समझ में आया? अब बच्चों हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। 4 प्लस 3i, 4 माइनस 3i, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया c/a। तो ये कितना हो गया बच्चों? ध्यान से देखना होगा आपको, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि यदि i जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है तो i स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो i स्क्वायर जहां पे भी आए उसको -1 प्लेस कर देंगे। तो बच्चों अगेन ध्यान दीजिए, a प्लस बी a माइनस बी है, तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b की जगह बच्चों 3i है, ठीक है, इज इक्वल टू c/। तो बच्चों ध्यान से देखोगे तो ये लिखा है 16 माइनस 9i स्क्वायर इज इक्वल टू c/a। और बच्चों मैंने आपको बताया आई स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 यानी कि 25, यानी c इज इक्वल टू आ जाएगा 25a। अब बच्चों जो आपको इवेल्युएट करना है वो आप उछल कूद करके इवेल्युएट कर सकते हैं। आपको इवेल्युएट करना है a प्लस बी प्लस सी अपॉन a माइनस बी प्लस सी। तो a की जगह a लिखे देंगे, b की जगह -8 है और c की जगह 25a है। बोलो भाई समझ में? फिर a की जगह a लिखे रहने दो, b की जगह -8 है तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, और c की जगह 25 हो गया। ठीक है, तो 25 प्लस 1 26, और 26 माइनस 8 कितना होता है 18 होता है भाई। 26 माइनस 8 कितना होता है 18। देखो 26 माइनस 8 कितना होता है 18, नहीं समझो, होल डिवाइडेड बाय 25 प्लस 1 26, और 26 प्लस 8 कितना आया 34 है, यानी 18/24 34 कितना आएगा। सॉल्व कर लो उसको जरा, 2 9 जा 18, 217, यानी आंसर कितना है 9/7। तो बच्चों आपका 10th क्वेश्चन भी सक्सेसफुली फिनिश हो गया। ठीक है, तो बच्चों 10th क्वेश्चन हो गया 9/17। देखो आपका आंसर मैच भी कर। बोलो भाई यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ भाई यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो बच्चों मैं क्वेश्चंस की स्पीड बढ़ाने के लिए मैं आपको जो सॉल्यूशन से सीधा सीधा दिखाने लगूंगा। अब हम लोग को 3 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन है 11, एक क्वेश्चन 12 और एक क्वेश्चन 13। ठीक है,
तो 11, 12, 13 को मैं आपके सामने अभी बता रहा हूँ और उसको करते चला जाऊंगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन है 11। ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे पहले से ही लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है बच्चों? फाइंड द वैल्यूज ऑफ n फॉर विच दिस इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। तो बच्चों इंटीग्रल रूट समझते हो? इंटीग्रल मतलब इंटीजर रूट्स चाहिए आपको, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपके पास जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है, उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके एक जगह पुट कर दीजिए। जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। निकाल के देख लीजिए भले, डिस्क्रिमिनेंट आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कितना आया बच्चों? ये n स्क्वायर प्लस 96, ये डिस्क्रिमिनेंट आया। अब आप धराचार फॉर्मूला बच्चों अगर आप सोचोगे तो कैसे सोचोगे? यही तो होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये होता है। अब आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले से निकाल रखा है तो आपने प्लेस कर दिया। अब बच्चों आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि उसके रूट्स कैसे आए? इंटीग्रल रूट्स आए। तो बच्चों इंटीग्रल रूट्स के लिए सबसे पहले आपके पास क्या काम बनेगा कि आप जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है उसको क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्योंकि मान लो अगर स्क्वायर रूट के अंदर 3 रह गया तो ये क्या कभी रूट्स को इंटीजर बनाएगा? मतलब 1 2 3 4 बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि रूट 3 की वैल्यू तो 1732 होती है, रूट 2 की वैल्यू तो 1414 होती है, रूट 5 की वैल्यू तो 2235 होती है, तो उससे इंटीजर रूट्स नहीं मिलेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि आप जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है उसको परफेक्ट स्क्वायर देखो वो कब कब बन सकता है। तो आपने चेक किया कि ये परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से n पे बनेगा। तो सबसे पहले आपने n इज इक्वल टू 1 डाला तो 97 हो गया। अब 97 तो किसी का होता ही नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। फिर आपने n इज इक्वल टू 2 डाला तो खट से आपको दिखाई देने लगा 100 बन गया, क्योंकि 100 तो 10 का स्क्वायर होता है। फिर आपने ऐसे ही करके 3 डाला तो किसी का नहीं बना, 4 डाला तो किसी का नहीं बना, फिर अचानक 5 डाला तो आपको तुरंत दिखने लगा कि अरे वो तो 11 का स्क्वायर होता है। फिर उसी तरीके से आपको n 6 7 8 9 कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा कि उसका परफेक्ट स्क्वायर बनना, लेकिन अचानक 10 पे बन जाएगा। समझे कि नहीं? तो बच्चों ऐसे हम n की वैल्यू डालते रहेंगे तो n की वैल्यूज पे आपको समझ में आने लगेगा कि वो कौन कौन से n की वैल्यूज पे अपना परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। मतलब इसको स्क्वायर रूट के बाहर निकलने के लिए क्या होना चाहिए? किसी का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी इंटीजर रूट्स आएंगे। तो बच्चों आपने वो वाले n कैच कर लिए धीरे धीरे करके, और n आप सारे नहीं डाल सकते, n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर से। तो n की स्टार्टिंग आप कहां से करोगे? समझे कि नहीं? 0 से 1 से 2 से 3 से लाइक दैट, यहां से स्टार्ट करोगे। समझ में? तो आप 2 5 4 ये ऐसे चलते चले जाओगे तो आपके पास जो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे वो n की वैल्यू 23 तक बनेगी। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, n की वैल्यू 23 तक बनेंगे। लेकिन बच्चों अब इस n की वैल्यू को लेकर के अब आप रूट्स निकालिए। जब आप रूट्स निकालेंगे तो आपने n की वैल्यू जैसे 2 लेंगे, लेकर के चेक करिए तो क्या आएगा? माइनस बी, एन की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, माइनस बी, एन कितना है? 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, एन कितना दिया था? 2, तो ये 10 हो गया। तो ध्यान से देखो आपके पास इंटीग्रल रूट्स आए 4 और -6। चेक करो आपके पास इंटीग्रल रूट्स आए कि नहीं आए 4 और -6। कब? जब आपने n की वैल्यू क्या ली? 2 ली। उसी तरीके से बच्चों आप n की वैल्यू जरा एक 5 लेकर के चेक करो तो x क्या आएगा? -5। जरा लेकर के चेक कर लेते हैं, x क्या आएगा? -5, बताइए, प्लस माइनस क्या आएगा? 11 अपॉन 2, ये तो आएगा। जब आप n की वैल्यू 5 पुट करोगे तो माइनस b में n है तो n की जगह क्या आएगा? 5, और ये हो जाएगा 11 स्क्वायर अंदर, तो बाहर आके हो जाएगा 11। तो आपके रूट्स क्या है? एक आया 11 - 5/2, एक आया -5 - 11/2। तो 11 - 5 कितना हुआ? 3, बताइए, 6/2 यानी कि 3। और यहां से भी कितना आया? 16 जो भी आया। कुल मिलाकर के ये बताओ इंटीग्रल रूट्स आए कि नहीं आए? इंटीग्रल रूट्स आए कि नहीं आए? इंटीग्रल आप समझ गए ना, इंटीजर, इंटीग्रल रूट्स आए कि नहीं आए? आ गए ना? तो इसका मतलब अब आप इस क्वेश्चन का आंसर चेक करिए। चलिए कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 11।
तो देखो कौन कौन सी वैल्यूज पे इंटीग्रल रूट्स आए हैं आपके, 2 पे, 5 पे, 10 पे और 13 पे, 23 पे। बाकी किसी n की वैल्यू पर आपके इसके इंटीग्रल रूट्स नहीं निकल पाएंगे। तो बच्चों मैंने आपको 2 n की वैल्यूज लेकर के रूट्स बताए ना, दोनों से कैसे आ रहे थे आपके इंटीग्रल रूट्स आ रहे थे। बोलो भाई समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो अगर बच्चों समझ गए हो तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों कौन कौन से n पे इंटीग्रल रूट्स आएंगे, 2 पर, 5 पर, 10 पर और 23 पे। मैंने आपको निकाल के दिखाया, ठीक है। ओके, अब हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जस्ट उसके नीचे वाला। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, प्रूव दैट द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। एक इक्वेशन है, कह रहा प्रूव करो उसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। तो बच्चा सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिमिनेंट हर बार निकालते हैं। तो जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 2 परफेक्ट स्क्वायर्स का सम। ध्यान से देखो, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, 2 परफेक्ट स्क्वायर्स का सम। पहला वाला क्या है, 3a का स्क्वायर, दूसरा वाला क्या है, 4a का स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर्स का सम कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, वो हमेशा 0 से ही बड़ा होगा। तो आपने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट। हो गया 12th क्वेश्चन में, नहीं समझ पाए? ओके, उसके बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 है। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 13 होता है वो बेसिकली थ्योरी बेस्ड है, तो मैं आपको समझा जरूर देता हूँ, उसको आप समझ लीजिए, लेकिन एग्जाम में कम पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, समझिए। लिखा है कि इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और एक दूसरी इक्वेशन दी है, 2 इक्वेशंस दी है, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो कह रहे हैं एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो जिसका नाम क्या है, px इंटू qx। अब बच्चों px इंटू qx को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिग्री की एक इक्वेशन बन जाएगी। नहीं समझे? अगर हम इसको से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले एक्सप्रेशन से तो कैसी बन जाएगी, 4 डिग्री की इक्वेशन बन जाएगी। तो कह रहा अगर px ये है, qx ये है, तो एक नई जो इक्वेशन बनेगी 4 डिग्री की, px इंटू qx इक्वल टू 0, उसके कम से कम 2 रियल रूट्स तो होंगे ही होंगे। भाई तुम्हारे अकॉर्डिंग 4 डिग्री की इक्वेशन है तो 4 रूट्स होने चाहिए, लेकिन इसके कहने का मतलब ये है कि कम से कम 2 रियल रूट्स तो पक्का ही होंगे। बाकी रूट्स पर हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन 2 रूट्स कम से कम रियल होंगे। अब तुम कहोगे सर हम चेक कर लेते हैं। मैं कैसे चेक करोगे? कहोगे सर पहली इक्वेशन का हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, पहली इक्वेशन का हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, उससे हम चेक करते हैं। अब पहली इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या कह सकते हो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तुम कहोगे सर अगर AC पॉजिटिव हुआ तो हम यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि AC पॉजिटिव है लेकिन हम उसका मैग्नीट्यूड तो पता नहीं है क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है कि नहीं है? तो अगर AC पॉजिटिव हुआ तो भी हम कमेंट नहीं कर सकते पहली इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को। बोलो भाई समझ में आया? और अगर AC नेगेटिव हुआ तो हम पक्का कमेंट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि AC अगर नेगेटिव हुआ तो ये b स्क्वायर प्लस 4AC हो जाएगा और डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि भैया रियल रूट्स तो होंगे ही इस इक्वेशन के 2 रूट्स, लेकिन वो कब, जब AC क्या हो आपका, नेगेटिव हो। कैसा हो, नेगेटिव हो। बोलो भाई समझ में आया? क्योंकि बच्चों अगर आप ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आपस में ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई होंगी। आपको यही प्रूफ करना है कि इनके मल्टीप्लिकेशन से क्या क्रिएट होंगे, 2 रियल रूट्स कम से कम क्रिएट होंगे। अब भैया ये तो पॉजिटिव है लेकिन तुम AC पे कमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो AC पे कमेंट करने के लिए केसेस तो बनाओगे, या तो AC पॉजिटिव हो सकता है या तो AC नेगेटिव हो सकता है। AC अगर पॉजिटिव होगा तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, AC नेगेटिव होगा तो हम पक्का कमेंट कर सकते हैं कि 2 रियल रूट्स होंगे। और जैसे बच्चों तुमने सेम यहां कमेंट किया है वैसी सेम AC की कंडीशन पे इस पे भी कमेंट करो। तो बच्चों जब दूसरी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो देखो कैसे कंडीशन लगेगी। अगर यहाँ AC पॉजिटिव होने पर रियल रूट्स की कंडीशन फेल हो जा रही है, लेकिन वही AC यहाँ पॉजिटिव होने पर रियल रूट्स की कंडीशन ट्रू हो जा रही है, क्योंकि अगर AC पॉजिटिव है तो ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो गया और 0 से बड़ा होने पर रियल रूट्स मिल गए। तो बच्चों मेरी बात समझो, आपके पास पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है। जब आपने दोनों इक्वेशन के साइमल्टेनियसली यानी एक साथ डिस्क्रिमिनेंट लिखे, तो डिस्क्रिमिनेंट लिखने पर आपको क्या पता पड़ा, यही तो पता पड़ा कि AC पे कंडीशन बन रही है। तो AC अगर पॉजिटिव है तो ये कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन ये दे रहा है ना कम से कम 2 रूट्स। और अगर AC नेगेटिव है
तो ये कुछ नहीं कह दे रहा है, इसमें हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये तो 2 रूट्स दे रहा है ना। यानी दोनों कंडीशंस में हम ये तो कह सकते हैं कि कम से कम 2 रियल रूट्स होंगे, चाहे AC पॉजिटिव हो चाहे AC नेगेटिव हो। AC पॉजिटिव है तो ये गलत हो जा रहा है, ये दे रहा है। AC नेगेटिव है तो ये गलत हो जा रहा है, ये दे रहा है। बोलो भाई, समझ में आया? तो बच्चों इस इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई तो थम्स अप का बटन दबा करके बाकी बच्चों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू बच्चों। तो आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने पूरी तरह से खत्म कर दी, यानी कि 13 के 13 क्वेश्चंस।